अरे कर्मजली, कहाँ मर गई? सो गई क्या? तुझे पता नहीं तेरी लल्ला के उठने का टाइम हो गया है। दूध लेकर आ। अभी तक चाय नहीं बनी। चूल्हे ने पकड़ लिया क्या? चाची की आवाज सुनकर ग्लास में चाय डालती रूही के हाथ हल्के से कांपे। चाय उसके हाथ पर गिर गई, पर उसने जल्दी से चाय उठाई और चाचा चाची को देने चल दी। 2 घंटे से चाय बना रही है। अब लल्ला का दूध भी तैयार रख, उठता ही होगा, और टाइम पर नजर रखा कर। तेरे चाचा जी ने काम पर भी जाना है, नाश्ता कब बनाएगी? कोई काम समय पर नहीं करती। चाची चाय पकड़ते हुए बोली। चाचा चुपचाप हमेशा की तरह फोन में बिजी था। उसने आकर जल्दी से गैस पर एक तरफ सब्जी रखी और दूसरी तरफ रोटी बनाने लगी। नाश्ता बनाने के बाद उसने जल्दी से झाड़ू लगाया। उसका कजिन संजय उठ गया था। वो जानबूझकर उसके आगे घूमता ताकि उसे झाड़ू लगाने में देर लगे और उसकी मां से डांट पड़े। पर रूही कुछ नहीं कहती थी, कभी नाराज नहीं होती थी। सारा काम करके वो स्कूल के लिए तैयार हो गई। बस एक स्कूल ही था जहां जाने की उसे जल्दी रहती थी। उसके पापा ट्रक ड्राइवर थे, दूसरे राज्यों में ही सफर पर रहते थे। स्कूल में वो साल भर की फीस दे जाते थे। वो महीने में एक आध बार घर आते थे और रूही के खर्चे के तौर पर चाचा को पैसे दे जाते थे। पर उसे कभी किसी ने कुछ नहीं दिया, न इसने मांगा। ये पढ़ने में अच्छी थी और स्कूल टीचर बनना चाहती थी। स्कूल में पूजा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जिसकी मम्मी उसके लिए खाने को रोज कुछ न कुछ भेजती थी। स्कूल अच्छा लगने का एक कारण पूजा भी थी। वक्त बदला, ये बड़ी हो गई। इसने 12वीं के पेपर दे दिए थे। रिजल्ट आना बाकी था। उसका कजिन संजय बड़े शहर में पढ़ने चला गया था। फिर एक दिन अचानक उसे हॉस्पिटल से फोन आया कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। ये चाचा चाची के साथ हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पापा की जगह पापा की लाश मिली। वहीं लाश के पास एक अमीर बूढ़ा खड़ा था। वो पापा के पास आकर रोने लगा, जबकि चाचा चाची उस बूढ़े के साथ बातें करने लगे। फिर चाचा उसके पास आए और बोले, बेटा वो तुझे बुला रहे हैं। उनकी कार को बचाते हुए भैया का एक्सीडेंट हुआ है। वो चाचा के साथ उनके पास गई तो वो बोले, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज तुमने अपने पापा को खो दिया। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं कुछ भी दे सकता हूं। जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहकर वो अपने चाचा के पास आ गई। उसे पता नहीं था कि उसके कार में बैठने के बाद चाची ने उनसे पैसा ले लिया था। फिर उसके पापा के मरने के 2 महीने बाद उसके चाचा चाची उसे नौकरी लगवाने का कहकर शहर ले आए और वहां एक होटल में उसे एक बूढ़े आदमी को सौंपते हुए बोले, लीजिए, अब ये आपकी है, आप जो भी कहेंगे ये करेगी। फिर रूही से बोले, बेटा तुम्हें इनके घर नौकरी करनी है, अब से यही तुम्हारे सब कुछ है, जैसा कहें वैसा करना। चाची ने उनसे चेक लेकर अपने पर्स में रख लिया। चाचा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे इनके साथ नहीं जाना। मैं सारा काम करूंगी चाची, मैं आपका हर कहना मानूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। रूही चाची का हाथ पकड़कर रो पड़ी, लेकिन चाची उसे कार में धकेल उससे हाथ छुड़ाकर चली गई। देखिए, मैंने इसकी पूरी कीमत दे दी है, इसलिए आइंदा मुझे अपनी शक्ल न दिखाना, कहकर वो कार की पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गए और ड्राइवर को कार चलाने को कहा। रूही जोर जोर से चिल्ला रही थी, चाचा चाची। चुप हो जाओ, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। जिन्हें तुम इतना रो रो कर बुला रही हो वो तुम्हें हमारे मालिक को बेच गए हैं। मैंने खुद उन्हें चेक दिया है। उन्होंने खुद माना है कि अब उन्हें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, उस बूढ़े ने कहा। उसकी बात सुनकर रूही चुप हो गई। आखिर वो कर भी क्या सकती थी? सफर लगभग 6 घंटे का था। उन्होंने आधे रास्ते जाकर होटल में खाना खाने के लिए कार रोकी, पर वो नहीं उतरी। सफर बहुत लंबा है, कब तक भूखी रहोगी? पर वो अपनी जगह से नहीं हिली। तब वो दोनों बारी बारी अपना खाना खाकर उसके लिए खाना पैक करा कर लाए, पर उसने खाना तो दूर उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो फिर चल पड़े। वो सो गई। उसे पता ही नहीं चला कब वो अहमदाबाद पहुंचे। कार के रुकने से उसने आंखें खोली। उसने देखा कि शाम हो गई है, हल्का अंधेरा भी हो गया है। उसने देखा कि एक बहुत बड़े घर के बाहर कार रुकी थी। घर क्या, महल था। उसने ऐसे महल किताबों में देखे थे। वो सोचने लगी, मुझे इतना बड़ा महल साफ करना पड़ेगा, चलो जो मेरी किस्मत।
वो कार से उतरी, सर पर पल्लू किया और उस बूढ़े के साथ चल दी। बड़ा सा शानदार दरवाजा खुला तो एक औरत आरती का थाल ले आई और उसकी आरती उतारी, पर उसने मुंह चढ़ा रखा था, मानो इससे चिढ़ती हो। औरत के पीछे वहीं हॉस्पिटल में मिला बूढ़ा खड़ा था। वो बोला, बेटे इसके पैर छुओ, ये तुम्हारी जेठानी है और ये जेठ है और मेरे भी, मैं तुम्हारा ससुर हूं। वो पागलों की तरह उनकी तरफ देखने लगी। ससुर, जेठ, जेठानी, लेकिन उसने फिर भी उनके पैर छुए। फिर वो उसे अंदर ले गए। अंदर से घर और भी सुंदर था। रूही, जाओ इसके कपड़े बदलवा दो, उसके ससुर ने उसकी जेठानी को कहा। वो उसे लेकर ऊपर एक कमरे में आई और वहां अलमारी से एक लाल साड़ी पहनने को दी। इसे पहनकर नीचे आ जाना, वहां मेकअप का सामान है, लगा लेना। फिर मेकअप के सामान में से काजल उठाकर बोली, ये काजल है, लिपस्टिक न समझ लेना। रूही ने हल्के से सर हिला दिया। रूही ने अपने पुराने बेरंग से कपड़े उतारकर लाल साड़ी पहन ली। उसने हल्का सा मेकअप भी किया। वो खुद को शीशे में देखना चाहती थी, पर खुद को पहचान न सकी। शीशे में ही उसने अपने साथ ब्लैक व्हाइट रंग के कमरे को देखा तो उसे अपने चाचा के घर में लगे एक पोस्टर की याद आ गई, जिसमें एक लड़की लाल जोड़े में खड़ी है और बाकी का सब ब्लैक एंड व्हाइट है। वो खुद को उसी पोस्टर की लड़की जैसी लगी। वो बैठी सोच रही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया और आवाज आई, छोटी मैडम, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। वो उठकर उसके साथ चल दी। घर बहुत बड़ा था। अगर कोई पूरा घर देखने लगे तो सारा दिन लग जाए। वो डरी सहमी सी नौकरी के पीछे चल रही थी। उसे पता चल रहा था कि वो लिफ्ट से नीचे जा रही है। कितनी फ्लोर है उसे पता नहीं था। उस बेचारी ने तो लिफ्ट ही आज पहली बार देखी थी। वो और घबरा गई। जैसे तैसे वो लोग ड्राइंग रूम में आए, जहां बहुत से लोग बैठे थे। उसने देखने के लिए सिर नहीं उठाया, सिर्फ आवाज सुनकर ही अंदाजा लगाया कि 10 के करीब लोग होंगे। उसे सोफे पर बिठा दिया गया। तभी उसके ससुर बोले, बेटी, आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो गई हो। आज तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलाते हैं। फिर एक हैंडसम सा लड़का आया। रूही ने बैठने वक्त उसे देखा था। ये गोरा चिट्टा और बहुत ही हैंडसम था। रूही को लगा ये उसका पति होगा, लेकिन उस लड़के ने माइक उठाया और सबके बारे में इसे बताने लगा। तो मैं हूं इस घर का सबसे छोटा बेटा हर्ष। वैसे मेरा पूरा नाम हर्षवर्धन है, पर सब मुझे प्यार से हर्ष कहते हैं। आज मैं आज के प्रोग्राम को होस्ट करूंगा। अब हम शुरू करते हैं आज का मुंह दिखाई का प्रोग्राम। आज की खास गेस्ट हमारी नई भाभी, जो अपनी सीट पर बैठ गई हैं। सबसे पहले आए हमारे पूज्य पिताजी। आइए पापा। फिर हर्ष ने पापा को बुलाया। वो एक कमेंटेटर की तरह ही बोल रहा था। उसके पापा फिर बोलने लगे। अब रूही को पता लगा कि वो उसका देवर है। उसे अपनी सोच पर हंसी आई। वो अपने देवर को अपना पति कैसे समझ सकती है। तभी हर्ष की आवाज आई, ब्रेक के लिए माफी कीजिएगा, पानी पीने गया था। हाँ, तो आपने भाभी ने शगुन दिया, पता नहीं कितना दिया, लेकिन लगता है अच्छा खासा दिया होगा, क्योंकि पैकेट काफी भारी दिख रहा है। साथ में ये शानदार कंगन भी दिए गए हैं। तो पापा सारे दे दिए हैं। मेरी पत्नी के लिए भी कोई बचा कर रखे। सभी हंस पड़े। रूही को भी अब थोड़ा सा सहज लगने लगा था। अब आए हमारे चाचा चाची जी। इन्होंने भी पापा की तरह तगड़ा शगुन दिया। हमारी भाभी ने उनके भी चरण छुए और आशीर्वाद लिया। हर्ष सबकी आंखों देखा, हाल सुना रहा था। रूही सिर को झुकाए बैठी थी। उसने किसी के भी चेहरे नहीं देखे थे। अब आई हमारी बुआ जी। ये भी इसी घर में रहती हैं। इन्होंने ही हमें मां की तरह पाला है। अब बुआ ने भी शगुन दिया। उन्होंने पल्स में हृदय दे दिया। पता नहीं कम है कि ज्यादा। हर्ष ने हंसते हुए कहा, अब आ रहे हैं हमारे बड़े भैया और भाभी जी। भैया ने शगुन दिया और खड़े हो गए, पर भाभी ने बड़े प्यार से छोटी भाभी का पल्स ठीक किया। उसके कान में कुछ कहा और शायद उसे कह रही है, तेरे कंगन मेरे कंगन से बड़े कैसे। हाँ हाँ, जोक ऑफ द डे कहकर उससे सभी को हंसा दिया। अब एंड में ये हमारे चाचा जी की छोटी बेटी निम्मी, और ये है हमारा इकलौता भतीजा प्रताप। इनकी इकलौती चाचा की बड़ी बेटी है सिम्मी।
जो पढ़ाई के कारण नहीं आई। निम्मी और मैं, हम दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं। हमारा एग्जाम बाद में है। हमारे प्रताप जी अभी 5वीं में पढ़ते हैं। सब हो गए भाई, कोई मुझे पानी दो। वो साइक फूलों का बहाना बनाकर सोफे पर लेट गया। पानी पीने के बाद वो फिर खड़ा हो गया। सबके लिए चाय पानी आ गया था। हाँ जी, ब्रेक के बाद फिर हाजिर है आपका होस्ट हर्ष। अब बारी है भाभी के शगुन देने की। ये बुआ भाभी जी के पास आ गई हैं। सबसे पहले हमारे पापा के कंधों पर इस घर के हाउसकीपर सोमदादा, ये वही बड़ा आदमी था जो इसे वहां से लेकर आया है। अब ये दादा ने इन्हें प्रणाम किया और ये भाभी जी ने बुआ के कहने पर उन्हें पैकेट दिया। अब बारी आई सोमदादा की दादी इमली माता की। लो भाई, बोलते बोलते ये शगुन देकर निकल भी गए। ऐसे ही उसने सारे नौकरों के नाम बोले, साथ अपने जैसे लेकर दोबारा देवर कहता, जो अभी अंदर नहीं गया था, उसका भी शगुन दिलवाया। कोई उसकी बात भी नहीं कर रहा, जाने वो कैसा होगा। फिर बुआ के कहने पर रूही ने निम्मी और प्रताप को एक एक पैकेट दिया। फिर हर्ष बोला, बुआ ये गलत बात है, आपने मुझे कुछ नहीं दिलवाया। मेरा शगुन कहाँ है? तू देवर है, अपनी भाभी से मांग ले, बुआ बोली। तो वो जाकर रूही के बराबर बैठ गया और बोला, भाभी मेरा शगुन दीजिए। रूही ने निकाल के जल्दी से दे दिया। उसने देखा तो वो बोला, भाभी ये क्या, ये तो बहुत कम है, मुझे नहीं पता, मुझे और चाहिए। तभी किसी के खांसने की आवाज आई। सबकी हंसी से गूंजता कमरा एकदम से शांत हो गया। आ गए तुम? तुम्हारी दुल्हन आ गई है। हमने सारी रस्में कर दी हैं, अब सारा हो गया है, पापा बोले। ठीक है, एक कर्कश आवाज में कहकर वो आगे निकल गया। इसने मुंह पर मास्क और आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। उसने हाथों में दस्ताने पहन रखे थे। कद में 6 फुट के करीब था। वो चुपचाप ऊपर चला गया। सबने ऐसे सांसें ली मानो सबकी सांसें उसके कदमों तले दबी हों। फिर 2 नौकरानियां रूही को उसके कमरे में ले गईं। उसने इस बार ध्यान रखा, लिफ्ट से आते वक्त 2 नंबर दबाना है। फिर उतरकर दाईं तरफ दूसरा कमरा उसका था। दरवाजा खुला था। वो उसे बेड पर बिठाकर दरवाजा बंद करके चली गई। वो बेड पर बैठी इंतजार करती रही। वो सोच रही थी कि ये कैसा होगा जिसके आने से सारे घर वाले शांत हो गए। मतलब सारे घर पर उसके पति का रौब चलता है। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और वो सीधा बेड पर उसके पास आकर बैठ गया। रूही अब भी चेहरा नीचे करके बैठी हुई थी। उसने उसके सामने कागज रखे और बोला, इस पर साइन कर दो। रूही ने कागज पर बड़े अक्षरों में मैरिज सर्टिफिकेट लिखा पढ़ लिया था। साइन करने से पहले ही साइन किए हुए थे। उसने भी चुपचाप साइन कर दिए। उसने रूही की ठोड़ी पकड़कर उसका मुंह ऊपर उठाया और बोला, तो अब ये शादी कानूनन हो गई। ध्यान से देख लो, ये पति है तुम्हारा। रूही ने डरते डरते आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी चीख निकल गई और वो बेहोश हो गई। वो वहीं बैठ ड्रामाई हंसी में जोर जोर से हंसा, फिर बाहर आ गया। उसने आवाज दी। 2 नौकरानियां जो उसे छोड़ गई थीं, वो वहां आईं। वो बोला, बुआ को बुलाकर लाओ। उसने अपना मुंह मास्क से ढक लिया था। क्या हुआ संग्राम? बुआ ने आते ही पूछा। बुआ ये बेहोश हो गई है, रवि को फोन कर दो, वो बोला। बुआ ने रवि, जो इनका फैमिली डॉक्टर था, को फोन मिलाया। डॉक्टर चेक करने के बाद पूछा, इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया क्या? संग्राम ने पापा की तरफ देखा। उन्होंने सोम दादा की तरफ देखा, जो बोले, जी गलती हो गई, इन्होंने कुछ नहीं खाया। हमने खाना लेकर भी दिया, पर इन्होंने वो छुआ तक नहीं। यहां आकर मैं काम में लग गया, सो भूल गया। जाओ जाकर खाना लेकर आओ। तुम सबको अपना खाना याद रहा, किसी को ये नहीं याद रहा कि इन्होंने खाना खाया है या नहीं। पापा जी ने सबको डांटा। वो जानते थे कि अगर संग्राम का गुस्सा आ गया तो वो सबका खाना बंद कर देगा। रूही को होश आ गया था। उसने देखा कि सभी उसके आसपास इकट्ठे थे। उसके होश में आने पर संग्राम बोला, खाना लाओ, आप सब भी जाकर रेस्ट करो। सबके जाने के बाद अब रूही और संग्राम ही अकेले रह गए थे। संग्राम ने खाना उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, खाना खा लो। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं कि तुम्हें भूख लगी है? तुम मेरी पत्नी हो, रूही सिंह की पत्नी, इसलिए तुम इस घर की मालकिन हो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है।
रूही ने हाँ में सिर हिलाया। रूही ने खाना खाने लगी। तुम मेरी शक्ल देखकर डर गई थी। हम्मा? उसके खाना खाने के बाद संग्राम ने पूछा। नहीं, मैं नहीं डरी। मैं क्यों डरूं? वो अचानक देखकर घबरा गई। तो तुम्हें मेरे ऐसे चेहरे से कोई डर नहीं है? तुम्हारे सामने मैं ये मास्क उतार सकता हूं? संग्राम ने पूछा। जी, रूही धीरे से बोली। उसने खुद को उसका चेहरा देखने के लिए तैयार कर लिया था। उसकी रजामंदी मिलते ही उसने मास्क उतार दिया और रूही के सामने खड़ा होकर बोला, अब देखो। रूही ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। उसका आधा चेहरा बिल्कुल जला हुआ था। वो एक तरफ से बिल्कुल ठीक लगता था, जबकि दूसरी तरफ से बहुत ही डरावना। चेहरा जलने की वजह से खुद रात हो गया था और एक आंख भी नकली है। कभी मैं भी हरी की तरह सुंदर था। एक रात मैंने बहुत पी रखी थी, होश नहीं था। मेरे कमरे में आग लग गई थी। जब तक मुझे कोई बचाता तब तक मैं काफी जल गया था। मेरे दोनों बाहें और हाथ पूरी तरह जल गए थे। कई दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद होश आया। जब मैंने खुद को पहली बार देखा तो तुम्हारी ही तरह चिल्लाया था। धीरे धीरे आदत हो गई। पहले मैं बाहर नहीं जाता था, पर कंपनी संभालना थी तो अब मुंह ढककर चला जाता हूं। उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। रूही उसके चेहरे को हाथ लगाकर देखने लगी। दूर रहो, मुझे छूने की कोशिश न करना कभी नहीं, कहकर वो उठा। उसने बर्तनों के पैर मार दिया। सारे बर्तन उधर बिखर गए। फिर वो बोला, सो जाओ, कहकर वो वहां से चला गया। रूही को समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हुआ। वो तो छूकर उसे बताना चाहती थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? फिर उसने खुद को ही समझाया। इस तरह खुद को बदसूरत समझने लगा है। हर किसी की मानसिक हालत बिगड़ सकती है। उसने जाने कैसे खुद को संभाला होगा। ठीक है, मैं उससे कह दूंगी कि मुझे पहले ही बता दे कि उसे क्या क्या पसंद नहीं है। मैं वो नहीं करूंगी, उसके दुख को और नहीं बढ़ाऊंगी। अगले दिन वो सुबह उठकर नहाकर तैयार हो गई थी। उसने अपने कल वाला सूट ही पहन लिया था, पर वो नौकरानियां उसके लिए कपड़े ले आई और कमरे की अलमारी कपड़ों से भर दी। पीबी जी, हम आपकी सेवा में ही रहेंगे, कुछ भी चाहिए हमें बताएगा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? रूही ने पूछा। जी, मैं चंबा और ये कला। अच्छा, तुम्हें पता है क्या कि इनका पसंदीदा रंग कौन सा है? नहीं बीबी जी, बड़े साहब के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हम नई आई हैं, आप बुआ जी से पूछिएगा, उन्हें सब पता होगा, चंबा बोली। रूही सोचने लगी कि शायद अब इन्हें रंगों से प्यार ही ना हो। इतनी बेरंग जिंदगी में कोई रंगों को पसंद कैसे कर सकता है? मैं उनसे पूछूंगी भी नहीं, कहीं वो ये ना समझ लें कि मैं उनका मजाक उड़ा रही हूं। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे उन्हें गुस्सा आए। अब अगर शादी हो ही गई है तो मैं पूरे मन से निभाऊंगी। तैयार होकर वो चंबा के साथ नीचे आ गई। डाइनिंग रूम में आई। उसने आते ही पापा, चाचा चाची, बुआ और जेठ जेठानी के पैर छुए। उसे चंबा ने संग्राम के बगल वाली सीट पर बिठा दिया। बर्थडे से टेबल के बीच में उसके ससुर बैठे थे। उनकी बाईं तरफ चाचा चाची, बुआ, फिर जेठ और जेठानी बैठे थे, और बाईं तरफ संग्राम, रूही, निम्मी, हर्ष और सबके अंत में प्रताप बैठा था। रूही ने कभी ऐसे सबके साथ बैठकर खाना नहीं खाया था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं था। संग्राम ज्यादा नहीं खाता था। उसके लिए एक ब्रेड और दूध का ग्लास लिया। बाकियों के लिए पराठे और दही था। एक दो सब्जियां भी थी, पर रूही भी ये सब खाने की शौकीन नहीं थी। उसने थोड़े से दही के साथ एक पराठा लिया। निम्मी ने उसकी प्लेट में आलू की सब्जी रखते हुए बोली, भाभी ये खाकर देखो। उसे देखकर हर्ष ने भी उसकी प्लेट में भिंडी की सब्जी रख दी। रूही की प्लेट भर गई थी। उसकी चुन्नी भारी थी और उसे सिर पर चुन्नी लेने की आदत नहीं थी, तो उसे खाना खाना मुश्किल हो रहा था। उसका चम्मच नीचे गिर गया और सब्जी के कुछ छींटे संग्राम के हाथ पर गिर गए। संग्राम उसी वक्त खड़ा हुआ और रूही के मुंह पर खींचकर थप्पड़ मारते हुए बोला, जाओ पहले टेबल मैनर्स सीख कर आओ, कहकर वो ऊपर अपने कमरे में चला गया। सारी प्लेट उछलकर रूही पर गिर गई। वो घबराकर उठ खड़ी हुई। उसके तो आंसू निकलने वाले थे, पर उसने खुद पर काबू रखा। उसने सबसे कहा,
क्षमा कीजिए, मैं चलती हूं, कहकर वो भी अपने कमरे में चली गई। नीचे पापा, बड़े भैया हर्ष और निम्मी को तो संग्राम का बिहेवियर बुरा लगा, पर चाचा चाची, बुआ और बड़ी भाभी ये देखकर खुश हो रहे थे। रूही कमरे के अंदर आकर बहुत रोई। उसे अपने घर में भी चाची से रोज ही ताने सुनने को मिलते थे, पर वो कभी रोई नहीं थी। पर आज उसे बहुत बुरा लग रहा था, जाने क्यों वो फूट फूट कर रोई। फिर उसने अपने कपड़े बदले और चुन्नी को टिकाए रखने की प्रैक्टिस करने लगी। उसने तय किया कि वो कोई गलती नहीं करेगी। वो शीशे में अपने चेहरे पर छपे संग्राम के हाथ के निशान को देखकर वो देखती ही रह गई। उसे आज पूजा की बात याद आ रही थी। वो अक्सर कहा करती थी, रूही तू शादी से पहले इतना काम करती है, अपनी चाची के इतने जुल्म सहती हो, देखना शादी के बाद तुम बहुत खुश रहोगी। तुम्हारा पति, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। तू अपने घर में राज करेगी। तूने अपने जीवन में अब तक खिजा ही खिजा देखी है, देखना शादी के बाद बहारें ही बहारें होंगी। ये बात याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने खुद को हिम्मत दी, तू चिंता न कर, तू अपने पति और परिवार को खुश कर, तेरे जीवन में बहारें आ जाएंगी। तू मेहनत कर और बाहरों एक इंतजार कर। उसने अपनी आदत के अनुसार इस बात पर शेर बनाकर खुद को ही सुनाया। आज हालात कह रहे हैं जीवन में ना आएगी बहार, पर दिल तू अंत तक करना उन बहारों का इंतजार। उसने अपनी डायरी निकाली, उस पर बाकी शायरी के साथ ये शेर भी लिख लिया। उसे शायरी का शौक था। जब भी खुश होती या दुखी होती वो शायरी लिखती थी। उसका मन अब कुछ हल्का हो गया। उसने अपनी अलमारी में से हल्की चुन्नी वाले सूट एक तरफ रख लिए और सोचा कि अब इन्हें ही पहना करेगी। डिनर के वक्त वो नीचे आई तो डाइनिंग रूम में बहुत कम लोग थे। चाचा चाची और निम्मी नहीं थे और संग्राम भी नहीं था। तो वो वहां पहुंची तो संग्राम की जगह बुआ बैठी थी और ये उनके बगल में बैठ गई। हर्ष और प्रताप उसके साथ बैठे थे। सामने बड़े भैया और भाभी बैठे थे। पापा अपनी जगह पर ही बैठे थे। सब खाना खाने लगे। रूही की संग्राम के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसने पूछा, निम्मी और चाचा चाची नहीं आए? नहीं बेटा, वो लोग दूसरे शहर में रहते हैं। तुम्हें मिलने आए थे, आज दोपहर चले गए, बुआ ने बताया। भाभी चिंता न करे, आपका दिल उनको मिलने को करे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं मिला लाऊंगा। सिमी भी कह रही थी आपसे मिलने को। हर्ष बोला, हाँ, वो लोग इन्हें अपने घर बुलाएंगे तो ये संग्राम के साथ जाएगी। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बुआ बोली। फिर सभी खाना खाने लगे। पर अब माहौल सुबह के माहौल से बहुत ही खुशनुमा था। रूही को इस बात का एहसास हुआ कि सभी संग्राम से डरते हैं और बात नहीं करते। जब वो नहीं होता तो सभी हंसते बोलते हैं। वो सारा दिन अपने कमरे में रहती, बस खाना खाने नीचे उतरती थी। उसे ऐसे ही कई दिन बीत गए थे। पहले दिन के बाद संग्राम घर नहीं आया। उसने संग्राम के बारे में न तो किसी से पूछा न किसी ने उसे बताया। फिर एक दिन ब्रेकफास्ट के बाद वो पापा से बोली, पापा जी, मैं सारा दिन बोर हो जाती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, कॉलेज में लगना चाहती हूँ। मेरे 12वीं में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। बेटे, मैं आज संग्राम से बात करूंगा, जैसा वो कहेगा वैसा ही करेंगे। अब वो तुम्हारा पति है, इसलिए उसकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पापा ने कहा, ठीक है पापा जी, आप इनसे पूछकर बता दीजिएगा, मैं वेट करूंगी, लेकिन जरा जल्दी कीजिएगा, पहले ही क्लासेस स्टार्ट हुए महीने से ऊपर का समय हो गया है, फिर पढ़ाई को कवर करना मुश्किल हो जाएगा। रूही ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। उस शाम संग्राम घर आ गया। वो आकर अपने कमरे में बैठा रहा। चंबा ने रूही को बता दिया था। चंबा और कला की मदद से वो सज संवर कर तैयार हो गई, पर वो कमरे में आया ही नहीं। रात के खाने पर वो नीचे गई तो वो संग्राम के साथ वाली सीट छोड़कर अगली सीट पर बैठने लगी तो बुआ बोली, इस तरफ बैठो बहू, मैं इधर बैठ रही हूं। बुआ ने जानबूझकर ऐसा जताया मानो रूही उनके लिए जगह छोड़ रही हो। रूही डरते डरते संग्राम के बगल में बैठ गई। आज उसने बड़े सलीके से खाना डाला और आराम से ही खाया, कोई गलती नहीं की। संग्राम सब देख रहा था, पर वो बोला कुछ नहीं। वो खाना खत्म करके जाने के लिए खड़ी हो गई।
वो बोलने लगा तो पापा पहले ही बोल पड़े, जब तक बड़े खा रहे हैं तब तक बैठो, उनके खड़े होने के बाद जाना। वो खाली प्लेट रखकर बैठ गई। फिर पापा ने जब खा लिया तो वो बोले, चलो अब उठ जाओ बेटा, आओ मेरे साथ लिविंग रूम में चलो। वो उनके साथ जाकर वहां बैठ गई। देखो बेटा, मुझे पता है कि संग्राम थोड़ा गुस्से वाला है, पर जब तुम उसे समझने लगोगी तो तुम्हें उसके गुस्से की आदत हो जाएगी, मतलब तुम्हें कम बुरा लगेगा। पापा जी ने जितना समझा सके समझाया। फिर वो अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर नॉक हुआ और इमली बोली, छोटी बहू रानी, हम अंदर आ जाएं? हाँ जी, वो ठीक होकर बैठते हुए बोली। इमली अंदर आ गई। वो बोली, छोटी बहू रानी, हम आपसे बात करने आए हैं। वो क्या है ना कि बड़े बेटा जी बचपन से थोड़े कड़क मिजाज के हैं, तो उनकी बातों का गुस्सा मत मानना। उससे प्यार से मिलो, उसे खुश रखो तो वो भी तुम्हारी बात मानेगा। वो कहते हैं ना कि औरत अपनी खूबसूरती से किसी को भी बस में कर सकती है, तुम भी उससे प्यार जताओ। कहकर वो चली गई। रात करीब 8 बजे संग्राम उसके कमरे में आया। रूही बेड पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। वो उसे देखकर सीधी हो गई। संग्राम ने उसकी तरफ देखा और उसके पास बेड पर बैठ गया। वो सरकना चाहती थी पर उसके कमीज का पल्ला संग्राम के नीचे दब गया था, तो वो वहीं बैठी रही। संग्राम का सारा शरीर उसे छू रहा था, लेकिन उसने पहले ही सोच लिया था कि वो इसे नाराज नहीं करेगी। पापा जी कह रहे थे तुम पढ़ना चाहती हो? जी, क्या पढ़ना चाहती हो? संग्राम ने बड़े आराम से पूछा। जी, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। वो बोली, हमारे खानदान में किसी बहू ने नौकरी नहीं की और न मैं चाहूंगा कि तुम करो, इसलिए ये ख्याल मन से निकाल दो। इसके अलावा तुम कुछ हॉबी के लिए करना चाहो तो कर सकती हो, जैसे बड़ी भाभी ने कुकिंग और कढ़ाई की क्लासेस ली है, तुम भी ऐसा कुछ कर सकती हो। संग्राम बोला, जी, पेंटिंग में ले लूं? उसने डरते डरते पूछा। ठीक है, ले लेना, लेकिन एक बात सुन लो, मुझे तुम्हारे बारे में कोई शिकायत ना आए। तुम समय से आओ, समय से जाओ, तुम्हारे लिए कार तैयार रहेगी। सोम दादा को कह दूंगा, वो तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। संग्राम की बात सुनकर वो खुश हो गई। संग्राम ने उसकी तरफ देखा नहीं, पर उसकी छुन से उसे पता चल रहा था कि वो खुश है। वो दोनों बहुत करीब थे। संग्राम को उसके बदन से आती खुशबू अच्छी लग रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो उसे गले लगा ले, चूमे। उसने अपने दिल की सुनी और उसकी तरफ पलटकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। रूही के चेहरे पर उसकी खुरदरी चमड़ी चुभ रही थी, पर वो कुछ नहीं बोली। फिर अचानक से उसने इसे छोड़ा और टेबल पर रखे ग्लास को हाथ मारकर गिराकर चला गया। रूही हैरान सी उसे देखती रही। वो सोच रही थी कि ये ऐसा क्यों है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जितनी भी कोशिश कर ले, वो फिर भी नाराज हो जाता है। अगले दिन वो सोम दादा के साथ कॉलेज गई। संग्राम के कारण उसका आराम से एडमिशन हो गया। सोम दादा उसे क्लास में बिठाकर चले आए। वो काफी मन लगाकर सीखने लगी। अब वो रोज कॉलेज जाती थी। ड्राइवर उसे छोड़ आता था और ड्राइवर ही ले आता था। कुछ दिन बाद उनकी क्लास में एक नया लड़का आया। लड़का बहुत ही हैंडसम था। उसने अपनी जिंदगी में सबसे हैंडसम लड़का हर्ष देखा था, पर यह हर्ष से भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। सभी लड़कियां उसे देखकर आहें भर रही थीं। इसने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर अपना काम करने लगी। क्लास में सर आए तो उन्होंने उसका परिचय सबसे करवाया। बच्चों, ये नए स्टूडेंट हैं, इनका नाम सहस है। सहस, आप क्लास में किसके पास बैठना चाहेंगे? जी, मैं उनके साथ बैठना चाहूंगा, सहस ने रूही की तरफ उंगली करते हुए कहा। रूही ने कहा, लेकिन सर, मेरे साथ मीना बैठती है, वो आज आई नहीं है। कोई बात नहीं, मीना को हम और जगह बिठा देंगे। ये नया आया है, इसे बेसिक बातें बाकी से अच्छे से तुम समझा सकती हो, सर ने कहा। अब रूही भी कुछ न कह सकी। वो साथ बैठ गया और रूही उसे पिछला काम समझाने लगी। अगले दिन मीना आई तो सर ने उसे किसी और के साथ बिठा दिया। अब रूही के पास कोई चारा नहीं था, उसे उसी के साथ बैठना पड़ा। वो बातें बहुत करता था। रूही चुप रहना पसंद करती थी। वो छोटी छोटी बात सहस से पूछता। रूही तंग हो जाती, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। इस पर वो कहता, एक बात कहूं, गुस्से में तुम और भी प्यारी लगती हो।
तुम्हारी आंखें यूं छोटी हो जाती हैं। उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। देखकर रूही को भी हंसी आ गई। तुम बहुत ही खराब हो ना, तो चुप बैठते हो ना बैठने देते हो। देखो मुझे ये करना है, प्लीज मुझे पढ़ने दो। उसने हाथ जोड़कर कहा। अरे कहाँ कहाँ तारीफ करूं, तेरी हंसी, तेरा ये घूर कर देखना, ये गुस्सा होना कमाल है। और तुम्हारी हंसी का तो कहना ही क्या, मैं तो तुमसे मिलकर मोक्ष पा गया। सहस ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुमने सीखना है या नहीं? अगर सिर्फ बातें ही करनी है तो मुझे माफ करो, मुझे बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहकर वो अपनी पेंटिंग करने लगी। छुट्टी के वक्त वो बाहर आई तो वो भी उसके साथ चलने लगा, पर वो मीना को देखकर आगे मुड़ गया। वो मीना के साथ चल दी। मीना का घर इनके घर के रास्ते में पड़ता था, तो वो रोज उसके साथ कार में ही जाती थी। सहस एक बाइक लेकर आया। उसने उसके पास लाकर बाइक रोक दी। बोला, लिफ्ट चाहिए मैम, फ्री राइड? जी नहीं, हमारी कार आती है हमें लेने। वो सामने देख रहे हो, ड्राइवर वेट कर रहा है। रूही को चुप देख मीना बोल पड़ी। फिर वो उसे वहीं खड़ा छोड़कर कार में बैठ गई। वो घर आकर सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने अपनी अधूरी पेंटिंग कमरे में रखी और बनाने लगी। तभी वही जानी पहचानी आवाज आई। कॉलेज में थकी नहीं जो यहां भी आकर भी करने लगी हो। रूही एकदम से डरकर उठी और साइड पर रखी चुन्नी उठाकर सर पर ले ली। फिर बोली, वो कल ये सबमिट करानी है। अच्छा, तुम्हें देखकर लगता है पढ़ाई में बचपन से ही ऐसी ही होगी, जिद्दी है ना? संग्राम बोला। रूही उसके चेहरे की तरफ देखती नहीं थी। उसे उसकी पत्थर की आंखों से डर लगता था। सर झुका के बात करती थी। वो बोली, बचपन से अब तक कभी इतना खाली समय मिला ही नहीं। मैं कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूं, अपना ध्यान रखना, कहकर उसने रूही की तरफ देखा। रूही भी उसकी तरफ ही देख रही थी। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? उसे अपनी तरफ ऐसे देखते हुए वो बोला, नहीं, आप मेरे पति हैं, मेरा नसीब है, मैं आपसे क्यों डरूं? रूही बोली। संग्राम ने एक तक उसकी तरफ देखा और बोला, क्या तुम मेरी पेंटिंग भी बना दोगी? जी जरूर बनाऊंगी, रूही ने बिना सोचे कहा। संग्राम उसके करीब आया और उसे गले लगा लिया। फिर उसके माथे पर किस किया और चला गया। उस दिन के बाद संग्राम घर नहीं आया। वो कॉलेज जाती, अपना काम करती और वापस आ जाती। सहस उसे पहले ही की तरह बातों में उलझाता रहता, पर वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती। पेंटिंग कॉलेज एक दिन सर ने कहा, आज तुम लोगों के लिए अलग चैलेंज है। तुम्हें अपने मनचाहे आदमी का स्केच बनाना है। कैसे करना है ये तुम लोग खुद देखना। सहस तो खुश हो गया। तुम मेरा स्केच बनाओगी? प्लीज, मेरे भी दिल को तसल्ली हो जाएगी। सहस ने कहा, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कोई है जो मेरा सब कुछ है, मैं उसका स्केच बनाऊंगी। रूही ने अकड़ कर कहा, हाय, दिल ही तोड़ दिया। उसने सीने पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा। सभी लड़कियां हंस दी, सब उसके पास आ गईं। मैं बनाऊं? सहस, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाती हूं। कोई किधर खींच रही थी तो कोई किधर। देखा, हमको यूं नहीं है, हर कोई दीवाना है अपना। उसने रूही को चिढ़ाते हुए कहा। फिर उन लड़कियों से बोला, ठीक है, मैं मॉडल बनता हूं, तुम सभी मेरा स्केच बनाओ। उसके कुछ लड़के दोस्त और कुछ लड़कियां उसके सामने बोर्ड वगैरह रखकर बैठ गईं। वो बैठकर रूही को ही देख रहा था, पर रूही अपनी पेंटिंग बनाने में मस्त थी। उसने आंखें बंद की तो उसे संग्राम नजर आया। उसने उसका स्केच बनाना शुरू कर दिया। वो बार बार आंखें बंद करती और उसकी तस्वीर बनाती जाती। अंत में उसने देखा तो उसने हूबहू संग्राम की तस्वीर बना दी थी, और उसने उसका साइड पोज ही बनाया था। उसने तस्वीर ऐसी बनाई थी मानो सच में वो दोनों आमने सामने खड़े एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सब अपना अपना बनाकर एक एक दिखा रहे थे। किसी का भी स्केच इतना अच्छा नहीं था। वो बैठा बैठा थक गया था। वो उठा और रूही के पास आया। सभी उसका पीछा आ गए। रूही ने तस्वीर पर पर्दा डाल दिया था। उसने वो पर्दा हटाया तो वो हैरान रह गया कि इसने इतनी अच्छा स्केच बनाया है। लड़कियां भी उसके पीछे खड़ी देख रही थीं। अरे ये तो साहस की ही फोटो है, तुम उस वक्त तो बड़े नखरे मार रही थी, अब तुमने भी इसकी तस्वीर बना दी और आधी अपनी भी इसके साथ लगा दी। पर
कि इतना काला तो है नहीं, एक लड़की बोली। साहस अभी भी उस तस्वीर को ध्यान से देख रहा था। उसने रूही की तरफ देखा। तुम्हें ये किस एंगल से साहस लग रहा है? कि साहस नहीं है पर मेरा सब कुछ है, कहकर उसने स्केच को ढक दिया। साहस भी हंसकर बोला। उसने कहा, रूही क्या तुम मेरा भी स्केच बना दोगी? देखो, दोस्ती में इतना तो कर ही सकती हो। कि सबने तो पता नहीं किस किस की शक्ल बना दी, सबकी बनाई, बस मेरी जैसी एक भी नहीं बनाई। मुझे तुम्हारी बनाई सबसे अच्छी लगी। बना दो प्लीज, मैं अपने घर पर लगाऊंगा। वह रूही के पास आकर बोला, एक शर्त पर बनाऊंगी, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दोगे। बोलो मंजूर? रूही ने देखा कि बाकी सभी चले गए हैं और वो दोनों ही उधर हैं, तो उसने उससे पूछा, ये कैसी शर्त हुई भला? तुम खूबसूरत हो, मैं तुम्हारी खूबसूरती की कद्र करता हूं, तो क्या ये बुरी बात है? सहस बोला, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं कि जिसकी मैंने तस्वीर बनाई है, मैंने बताया ना कि वो मेरा सब कुछ है। इसका मतलब नहीं समझते तुम। इसका मतलब है वो मेरा प्यार, मेरी जिंदगी सब कुछ है। अब भी कुछ कहना है? रूही ने कहा। तो इसमें क्या है, तुम किसी को भी सब कुछ मानो। मैंने कब तुम्हें इस बात से रोका है? मैं तुम्हें अपना सब कुछ मानता हूं, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी सब कुछ। वह बेशर्मी से बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगे तो सच कहूं, ये मेरे पति हैं और मैं अपने पति को कभी धोखा नहीं दूंगी। रूही अकड़ के बोली, लगता है तुम्हारे माँ बाप ने इससे पैसे लिए होंगे, पैसे वापस नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें बेच दिया, या कहूं कि शादी का सौदा किया। नहीं तो इस जैसे से कौन शादी करता? वह मुंह बनाकर बोला, तुम मेरे पति के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। वो जैसे भी हैं मेरे पति हैं, तुम्हें कोई हक नहीं है तुम उनके बारे में कुछ भी बोलो। रूही ने गुस्से से कहा, देखो, किसी को भी पसंद कर सकता है, किसी को भी प्यार कर सकता है, इस पर किसी का जोर नहीं है। मैं नहीं कहता कि तुम उसे मत चाहो, पर तुम भी मुझे सच कहने से नहीं रोक सकती। मैंने तो स्केच बनाने को ही कहा है, तुम तो फालतू की बातें लेकर बैठ गई। वह बोला, अच्छा यही बहुत है कि तुम समझते हो, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा स्केच बना दूंगी। कहकर उसने बैग उठाया और चली गई। वह मन ही मन संग्राम के बारे में सोच रही थी कि आज वो आएंगे, मुझे जाकर तैयारी करनी चाहिए। साहस उसे जाते हुए देख रहा था। वह वहीं खड़ा मुस्कुरा दिया। घर आकर वह स्केच अपने बेड के पीछे लगा दिया। फिर वह खड़ी होकर उस स्केच को देखने लगी, उस ब्लैक एंड व्हाइट थीम वाले कमरे में। यह ब्लैक एंड व्हाइट स्केच बहुत अच्छा लग रहा था। उसने स्केच में संग्राम को ध्यान से देखा। जाने क्यों उसे लगा कि यह साहस की तस्वीर है। उसी तरह के बाल, उसी तरह का नाक। कहीं उसके दिल में बसी फोटो साहस की तो नहीं, जो अब गलती से स्केच में आ गई। उसने आंखें बंद करके संग्राम के बारे में सोचा, तो उसे वो ऐसा ही दिखा जैसा उसने स्केच में बनाया था। फिर उसने सोचा, हो सकता है लड़कियों की बातों के कारण उसे ऐसा लग रहा है। वह स्केच को देखकर सोच रही थी, आज ये आएंगे, जब वो स्केच देखेंगे तो कैसा रिएक्ट करेंगे। वह सोचकर मन में खुश हो रही थी। स्टडी में आपने कितने पैसे दिए थे उसे? संग्राम ने सोमदाता से पूछा। जी, बड़े सर ने ही 20 लाख देने को दिए थे, मैंने वो उसे दे दिए थे। सोमदाता बोले, 5 लाख उसने एक्सीडेंट के वक्त लिए थे, यह कहकर कि वह हम पर केस नहीं करेंगे। फिर कुछ महीने बाद इसने लड़की की शादी को लेकर पैसे मांगने शुरू कर दिए। मैंने इसके पापा की डेथ के टाइम पर इसे देखा था, मुझे ये अच्छी लगी थी, तो मुझे लगा कि हम इससे तुम्हारी शादी कर देते हैं। उसके लिए उसने 10 लाख मांगे, 100 मैंने दे दिए। अब फिर ये और पैसे मांग रही है। ये औरत बहुत ही लालची है, पापा ने संग्राम को बताया। संग्राम ने गुस्से से कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसे लालची लोगों में मुझे क्यों फंसाया? मैं शादी से मना कर देता। ऐसी लड़की से शादी करने से अच्छा तो मैं कुंवारा ही ठीक था। जब पहले ही वह पैसे मांग रहे थे तो आपने उन्हें और पैसे क्यों दिए? अब क्या करें? चाहे जो भी है, अब वह तुम्हारे रिलेटिव है, जो करना है सोच कर करना, पापा बोले। मैं देखता हूं, कहकर वह स्टडी से निकलकर अपने कमरे में चला गया। उसे बहुत गुस्सा आया।
वह कुछ देर बैठकर सोचने के बाद रूही के कमरे में चला गया। रूही का कमरा। संग्राम कमरे में आया। उसने देखा रूही बैठी किताब पढ़ रही थी। संग्राम को देखकर वह किताब रखकर खड़ी हो गई। संग्राम आकर बेड पर बैठ गया। उसने अपने पास बेड की तरफ इशारा किया और बोला, यहां बैठो। रूही बैठ गई। उसने पूछा, आप कुछ लेंगे? है क्या तुम्हारे पास देने को? आज तुमसे वह लूंगा जिसके लिए तुम यहां हो। एक वेश्या भी क्या सकती है? वह अपने भद्दे मुंह के साथ इस तरह की बात करते हुए और भी भद्दा लग रहा था। रूही देख रही थी। वह आज एक जानवर सा लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। वह उसे ऐसे देखकर बहुत डर गई और बुरी तरह कांप गई। उसने बेड की चादर को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। क्यों? आज पहली बार देखा है मुझे। तुमने शादी की है तो शादी का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा। जब शादी प्यार के कारण हो तो वह लव मैरिज होती है, और जो घर वालों की मर्जी से हो तो वह अरेंज मैरिज होती है। लेकिन तीसरी शादी, जैसी हमारी शादी जिसमें दुल्हन पैसे देकर खरीदी गई, वह दुल्हन नहीं, वह वेश्या ही है जो पैसे लेकर हर रात किसी के साथ सोती है। तो तुमको वेश्या कहा तो हैरान क्यों हुई? 20 लाख देकर खरीदा है तुम्हें, अब पैसे तो वसूल करने ही हैं। उसने उसके चेहरे पर हल्के से हाथ फेरा और उसके सिर पर ली हुई चुनरी खींचकर दूर फेंक दिया। रूही चुपचाप बैठी उसे देख रही थी। वह पत्थर हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहते जा रहे थे। संग्राम को उसके आंसुओं की कोई परवाह नहीं थी। वह जानवरों की तरह उस पर टूट पड़ा और उसके कपड़े तार तार करके उतार फेंके। वह उसी तरह बैठी रही। अगली सुबह वह बेमन से कॉलेज जाने को तैयार हुई। उसके चेहरे और शरीर पर रात की वहशत के निशान थे। उसने मेकअप से उन निशानों को ढक लिया। उसने सबके साथ बैठकर नाश्ता किया। संग्राम उसकी बगल में ही बैठा था। भाभी, मैंने आज किसी काम से आपके कॉलेज जाना है, इसलिए आप मेरे साथ ही चलिएगा। हर्ष बोला, नहीं, आज मैं खुद जा रहा हूं, इसे छोड़ने तुम अपना काम करो। संग्राम बोला। वह चुप ही रही। बुआ और उसकी जेठानी उसे देख रहे थे, पर संग्राम के कारण कुछ नहीं बोली। अब चलो भी, तुम्हें कॉलेज छोड़कर मुझे काम पर भी जाना है, संग्राम ने गुस्से से कहा। फिर वह कार में बैठ गई। रूही के बैठते ही उसने कार चला दी। रूही का सिर डैशबोर्ड से टकरा गया। उसने जल्दी से सीट बेल्ट बांधी। वे पूरे रास्ते कुछ नहीं बोले। कॉलेज आ गया था। वह उतरने लगी तो उसने रोका। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। हर्ष को अपने जाल में फंसाने की सोचना भी मत। तुम जैसे लोग बस पैसे के पीछे भागते हो, किसके मिल रहे हैं यह भी नहीं सोचते। उसके सामने भोली बनना, हंसते हंसते बातें करना, तुम्हें क्या लगता है किसी को पता नहीं चलता? वह उसकी बातें सुनकर रोने लगी। वह क्या कहती? कुछ बोले तो क्या बोले, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह रोने लगी। ये अच्छा है, रोने लग जाओ ताकि लोग देखे तो समझे कि मैंने ही कुछ किया होगा। मुझे तुम्हारी ये भद्दी शक्ल नहीं देखनी। जाओ, उतर जाओ, संग्राम ने गुस्से से कहा। वह कार से उतरते ही सीधे वॉशरूम गई। वहां उसने अपना चेहरा ठीक कर रही थी कि वहां मीना आ गई। आए हाय, लगता है मियाँ जी ने लिपस्टिक खा ली, इसलिए कार से उतरते ही वॉशरूम आ गई, है ना? मीना ने उसे छेड़ते हुए बोला। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, यूं ही तू गैस लगाती रह। वैसे तुझे कैसे पता चला कि कार में मेरे पति थे? रूही ने खुद को संभालते हुए पूछा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ड्राइवर के साथ होती हो तो तुम पीछे बैठती हो, लेकिन आज तुम आगे से उतरी, वह भी कार रुकने के काफी देर बाद। इतना तो पता चल ही जाता है कि कार रोककर क्या किया जा रहा था। हम, मीना ने आंखें तरेर कर कहा। अच्छा दादी अम्मा, तू जीती मैं हारी, चल अब क्लास में चल, नहीं तो मैडम जी फिर कहेंगी मीना तुम कब सुधरोगी। दोनों हंसते हुए क्लास में आ गईं। आज साहस नहीं आया था। उसे बड़ा अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। बेशक वह उसे कुछ भी कहती रहे, पर आज उसे उसकी कमी खल रही थी। शाम होते होते वह पूरी तरह बोर हो गई थी। उसे लग रहा था मानो आज समय गुजर ही नहीं रहा। छुट्टी हुई तो वह मीना के साथ गेट के पास आ गई। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। वह दोनों कार में बैठ गईं। आज तू चुप चुप क्यों है? बस तबीयत ठीक नहीं है।
मैं भी कहूं शायद साहस को मिस कर रही है, मीना ने उसे छेड़ने के लिए कहा। रूही ने उसके कोहनी मार के ड्राइवर की तरफ इशारा किया कि ड्राइवर बैठा है। तो मीना ने बात एकदम बदल दी। या तू हमारे जीजाजी के कारण दुखी है कि वह छोड़ने तो आए थे, लेने नहीं आए, मीना बोली। फिर दोनों हंस दी। संग्राम ऑफिस में बैठा उनकी बातें सुन रहा था। वह भी मुस्कुरा दिया। उसकी सेक्रेटरी जो सामने उसके साइन करने का इंतजार कर रही थी, उसकी स्माइल देखकर डर गई। सर स्माइल क्यों कर रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? वह बुरी तरह घबरा गई। पर उसे क्या पता था कि सर के कान में एयरपॉड्स लगे हैं। संग्राम ने पेपर साइन करके उसे वापस पकड़ाए, पर उसके चेहरे पर स्माइल वैसी ही थी। वह पेपर लेकर वहां से आ गई। संग्राम मुस्कुराते हुए काम करता रहा। उसका फोन बजने लगा। उसे कल की बात याद आई। यही वक्त था जब बुआ का फोन आया था। उसे सारी बात याद आने लगी। बुआ जी कह रही थी, बेटा तुमने बहू को कुछ कहा है क्या? वह तो हमें देखकर नीचे रुकी ही नहीं, दौड़ती हुई लिफ्ट में चली गई। देख बेटा, ऐसा नहीं करते। माना कि उसके घर वालों ने पैसे लिए हैं, पर इसे कुछ कहकर वह पैसे वापस तो नहीं आने। क्या बुआ जी, आप ये क्या कह रही हैं? किसने किससे पैसे लिए? हाय, आग लगे मेरी जुबान को। मुझे क्या पता था कि तुझे पता नहीं है। मैंने सोचा तुझे तेरे पापा ने बता दिया होगा। मुझे क्या पता कि तुझे पता ही नहीं। क्या सोम दादा ने भी नहीं बताया? बुआ चालाकी से बोली। नहीं बुआ, आप यूं पहेलियां ना बुझाओ, सीधी तरह बताओ क्या बात है। बेटा, तेरे पापा बता रहे थे कि तेरे ससुराल वालों ने शादी के बदले पैसे लिए हैं, कोई 15 लाख के करीब। अब मुझे पूरा तो नहीं पता, पर मुझे लगता है कि वह अब और पैसे मांग रहे हैं। बुआ ने अपना तीर छोड़ा। मैं आज ही उनसे बात करता हूं। देखना बेटा, मेरा नाम मत लेना, वरना तेरे पापा सोचेंगे मैंने चुगली की है। अब तेरी बात है तो तुझे तो पता होनी ही चाहिए, कहकर बुआ ने फोन बंद कर दिया। उसे सच में गुस्सा आया था। उसने घर जाते ही पापा और सोम दादा को स्टडी में बुलाकर उनसे बात की। फिर उसने रूही के बारे में सोचा। उसे उसका रोना याद आ गया। वह याद नहीं करना चाहता था। उसने अपने असिस्टेंट ओम चड्डा को बुलाया। सुनो, कार निकालो, आज हिसाब किताब करने जाना है।